नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी पर छिड़े सियासी संग्राम की। साथ ही दिखाएंगे प्रदेश की बेटियों को गहलोत सरकार ने क्या सौगात दी है और बताएंगे मरुधरा में सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को कौन सा गिफ्ट मिलने वाला है। इसके अलावा दिखाएंगे क्यों एक मंदिर में शिक्षा लेने के लिए मजबूर हैं हमारे नौनिहाल। साथ ही हम आपको दिखाएंगे भक्त और भगवान का अनोखा रिश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं खास खबरों पर बना हमारा स्पेशल शो। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान के बाद कांग्रेस का सियासी जोश खूब हाई है। कांग्रेस के मुस्लिम विधायक राहुल गांधी के बयान का खुलकर के समर्थन कर रहे हैं तो बीजेपी हैरान परेशान है। बीजेपी को डर है कि कहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल की खुद को हिंदू करार देने की छवि चुनाव में भारी नहीं पड़ जाए। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड, राहुल गांधी का हिंदू राग। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। अब की बार हिंदुओं की सरकार, हिंदू राग पर बीजेपी का वार। अपने आप को जो हिंदू कहा है, यार कहने की जरूरत क्या है? तुम जो पैदाइश हिंदू हो तो हिंदू हो। मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ। आपको कहने की जरूरत क्या पड़ी? इसको मतलब आपके मन में संदेश है। हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी पर सियासी वॉर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान आए, खूब बयानबाजी की, विपक्ष पर जमकर वार किया। एक बार फिर से हिंदू राग छेड़ा, आवाम के सामने खूब जोर शोर से आवाज लगाई कि अब की बार हिंदुस्तान में हिंदुओं की सरकार लाओ। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। हिंदू सच को ढूंढता है, उसका रास्ता सत्याग्रह। पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। खुद को हिंदू और हिंदुत्व का नारा देकर राहुल तो चले गए, मगर मरुधरा में हिंदू राग पर नॉन स्टॉप सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने राहुल के हिंदू राग पर राजनीतिक वार किया तो कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों ने मोर्चा संभाला। राहुल के बयान के मायने समझाए, इसे देश के सर्व समाज को साथ लेकर चलने की कांग्रेस की पॉजिटिव सोच करार दिया। मैं कहना चाहता हूं कि उनका तात्पर्य असली जो हिंदू आस्थाएं होती हैं उनको बताने का था। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म सबको साथ लेके चलने वाला धर्म है, सबको प्यार करने वाला धर्म है, सबका आदर करने वाला धर्म है, जहां पे अच्छाई और सच्चाई और इंसानियत को मान्यताएं होती हैं। और जो गोडसेवादी जो हिंदुत्ववादी सोच है उसको उजागर किया। तो मैं उनके बयान से इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुओं का देश है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और का देश नहीं है, ये सबका देश है। उन्होंने सबके आदर सत्कार वाली बात कही। मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं। उन्होंने उसको बड़ा स्पेसिफाई किया कि महात्मा गांधी की विचारधारा और महात्मा गांधी के साथ चलने वाले लोग हिंदू और हिंदुत्ववादी नाथुराम गोडसे, ये एक डिफाइन किया उन्होंने। और इस पे एक लंबी बहस छिड़ रही है बहुत सारी जनता के बीच में, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हम महात्मा गांधी के विचारधारा को आगे लेके आते रहें और आगे लेके चलते रहेंगे। लेकिन हिंदुत्व पर तो जैसे बीजेपी का ही एकमात्र हक हो, तभी तो कांग्रेस की हिंदुत्व वाली सोच को बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है, क्योंकि काशी से लेकर राम मंदिर तक बीजेपी हिंदुत्व के सहारे ही सबसे बड़ी हिंदू पार्टी बनकर उभर रही है और सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे एक बार फिर बीजेपी 2024 का वॉर जीतने के लिए जी जान से जुटी है। यही वजह है कि बीजेपी राहुल गांधी के बयानों को बहुसंख्यक समाज के खिलाफ साबित करने में लगी है।
और मैं सोचता हूँ कि उनके सबसे बड़े नेता ने अपने आप को जो हिंदू कहा है, यार कहने की जरूरत क्या है, तुम जो पैदाइश हिंदू हो तो हिंदू हो, मुझे तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, आपको कहने की जरूरत क्या पड़ी। इसको मतलब आपके मन में ही संदेश है। उसका कारण है आपने जिस प्रकार का व्यवहार किया देश के बंटवारे के समय से लेकर अब तक, जो पाकिस्तान में हिंदू रह गए थे उनके साथ जिस प्रकार की दशा बनी, जिस प्रकार की हालत बने, कभी एक शब्द नहीं बोले, और अगर कहीं मुसलमानों पर कोई अत्याचार होता है तो तुरंत बोल पड़ते हो। तो ये जो दोहरा चरित्र है इसके कारण से लगता है कि ये चुनावी धर्म का बुखार जो उनका है, ये बुखार ही कांग्रेस के पतन का कारण बनने वाला है। और जिस तरह की टिप्पणियां उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व पर की है, मुझे लगता है कि सनातन की समझ रखने वाला कोई व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी करने का दुस्साहस नहीं करेगा। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के उन्होंने जिस तरह से ओछी बात करी है, मुझे लगता है कि देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज इससे आहत भी है और उनको अंततः इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन राहुल के हिंदुत्व राग को कांग्रेस आगे बढ़ाने में जुटी है और इसकी गूंज कांग्रेस की ट्रेनिंग क्लास में भी सुनाई देगी। कांग्रेस को लगता है कि 2024 में कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड बीजेपी के हिंदुत्व पर हावी हो सकता है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि इसी सोच में सबका भला है। ये सोच कट्टरवाद पर करारा प्रहार है। जाहिर है हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी की ये गूंज अगले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 की महाजंग में जोर शोर से सुनाई देगी। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर। प्रदेश की महिलाओं को गहलोत सरकार ने उड़ान वाली सौगात दी है। करीब 200 करोड़ के बजट वाली इस योजना का लाभ 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं और किशोरियों तक पहुंचाने के लिए अहम लक्ष्य को लेकर के सरकार ने इस योजना का आज आगाज किया। क्या है आखिरकार ये योजना और क्या है इसकी अहमियत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उड़ान जो है ये टॉप प्रायोरिटी माननी चाहिए। महिलाओं को उड़ान वाली सौगात। आधी आबादी की चिंता करके उन्होंने ये योजना का शुभारंभ करने का हम लोगों को हौसला दिया और आज धरातल के ऊपर ये योजना आ गई है। उड़ान योजना जो राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर मरुधरा की महिलाओं, खासकर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना का आगाज किया, जिसे उड़ान नाम दिया गया है। इस योजना के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि ये योजना प्रदेश के लिए कितनी अहम है। राजस्थान के अंदर महिलाएं 65% महिलाएं अगर बीमार हैं तो वो बच्चेदानी के कैंसर से या फिर वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं या फिर अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित होकर उनकी मौत भी हो रही है, मृत्यु तक होती है। सरकार ने इसे लेकर संकल्प जाहिर किया है। करीब 200 करोड़ रुपए की इस योजना के बजट को लेकर भी सीएम ने प्रदेश को भरोसा दिलवाया है। राजस्थान देश में पहला राज्य बनना चाहिए जहां पर हम देख चाहते हैं कि हमारी महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की बात भी करते हैं कि स्कीम लाते हैं, स्कॉलरशिप लाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है जिसका अभी डॉक्टर साहब ने बताया आपको, इसके गहरे में जाना चाहिए हर इंसान को। वो जमाना गया, कोई जमाने में संकोच में कोई बात करते नहीं थे। महिला विकास मंत्री ममता भूपेश के मुताबिक महिला उड़ान अभियान कांग्रेस सरकार की निरोगी राजस्थान अभियान की अगली कड़ी है। हम ये उड़ान योजना लेकर आए जिसमें चरणबद्ध तरीके से लगभग 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को हम इस योजना के माध्यम से जोड़ेंगे। निश्चित तौर पे आधी आबादी को पूरा हक अब मिलेगा और हम महिलाओं से कहना चाहते हैं कि चुप्पी तोड़िए, अपनी बात को बुलंद करिए और जो मासिक धर्म के संबंधित चर्चाएं हैं उनको हम जाजम पे बैठ के करेंगे तो स्वस्थ राजस्थान का एक संकल्प ना हम देख पाएंगे। राज्य की महिला और छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं और बालिकाओं तक पहुंच का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत 10 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा। सरकार ने राज्य के सभी विद्यालय, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से इस योजना में जोड़ने का निर्णय लिया है।
जिससे राज्य की सभी छात्राओं और महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। राजस्थान ऐसी पहल करने वाला पहला राज्य है और उम्मीद है कि देश के दूसरे राज्य भी राजस्थान को इस मामले में फॉलो करेंगे। कैमरामैन मान सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। गहलोत सरकार जयपुर में बदले हुए स्वरूप में एसएमएस स्टेडियम को मरुधरा के खिलाड़ियों को गिफ्ट देने वाली है। नए और अत्याधुनिक खेल सुविधाओं से लैस ये स्टेडियम बहुत जल्द खिलाड़ियों को समर्पित किया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। बदलेगी सवाई मानसिंह स्टेडियम की सूरत, खिलाड़ियों को न्यू टेक्नोलॉजी वाला स्टेडियम, गहलोत सरकार का मरुधरा प्लेयर्स को गिफ्ट, खेल सुविधाओं से लैस होगा एसएमएस स्टेडियम। अब उसको खिलाड़ी को केवल मेहनत करनी है। कोई इंजरी हो गई हम ठीक करेंगे, कोई भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, परफॉर्मेंस खिलाड़ी को देनी पड़ेगी। तो हर प्रकार से एक खिलाड़ी के जीवन में जितने डर थे उन सब डरों को हमने खत्म कर दिया। सुना आपने, मरुधरा के खिलाड़ियों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके रिहैबिलिटेशन से लेकर उनके जीवन की चिंता अब सरकार करेगी। साथ ही सवाई मानसिंह स्टेडियम को 15 करोड़ की लागत से ऐसा बनाया जाएगा जिसमें सभी अत्याधुनिक खेल सुविधाएं और स्पोर्ट्स स्कूल होगा, जहां से विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार होकर निकलेंगे। वर्ल्ड कप्स में, एशियन चैंपियनशिप्स में, कॉमनवेल्थ में देश का नाम रोशन करेगी। ऐसी पौध हमारी एसएमएस की जो स्पोर्ट्स स्कूल है उससे निकलेगी। स्टेडियम में बैडमिंटन के 11 नए कोर्ट और 2 बड़े इंडोर हॉल का निर्माण चल रहा है। तैराकी के लिए नए सुविधाओं से लैस स्विमिंग पूल का निर्माण चल रहा है। वहीं हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ के रिनोवेशन के काम जारी हैं और स्टेडियम के अंदर 20 करोड़ की लागत से 5 मंजिला खेल स्कूल बनकर तैयार हो रहा है। 5 कोर्ट कंप्लीट हो चुके हैं करीब करीब। थोड़ी बहुत जो कमियां थी मैंने बता दी थी वहाँ के टेक्निकल लोगों को, और 6 कोर्ट भी तैयार हो रहे हैं। तो मैंने अभी टाइम मांगा है खेल मंत्री से, तो परसों ही बात हुई उनके पीए से। तो मैं कोशिश करूंगा कि खेल मंत्री जी से कहें कि भाई इस 11 कोर्ट जो आपने बनाए हैं, इस 11 कोर्ट के माध्यम से हम चाहते हैं कि खेल मंत्री जी का आदेश होगा तो एक अच्छी राष्ट्रीय प्रतियोगिता करा के उद्घाटन कराना चाहते हैं। स्टेडियम के बदले स्वरूप का लोकार्पण मुख्यमंत्री गहलोत करने वाले हैं। इस मौके पर स्टेडियम प्रबंधन एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराकर स्टेडियम को खिलाड़ियों को समर्पित करने की जुगत में जुट गया है। महेश दाधिच, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें एक आतंकी मारा गया। वहीं अभी भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है। देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते आंकड़ों ने अब चिंता भी बढ़ानी शुरू कर दी है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 346 केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 88, दिल्ली में 57, तेलंगाना 38, तमिलनाडु में 34, केरल में 29 और हरियाणा में पहला मामला सामने आ चुका है। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवाड़ के नगर आयुक्त ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोविड पर राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उस पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज होगा। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कई अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं। अमेरिका में लगातार बढ़ती हुई ओमिक्रॉन वेरिएंट की संक्रमण दर डेल्टा से भी ज्यादा प्रभावी दिख रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है
कि ओमिक्रॉन हेल्थ केयर सिस्टम पर तेजी से हावी हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुवार को पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री गहलोत कोविड-19 की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम दोपहर 1 बजे सीएमआर में बैठक करेंगे, जहां वो प्रदेश में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के संकट को खत्म करने और नाराज हरीश रावत को मनाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व सक्रिय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक आज राहुल गांधी के आवास पर हरीश रावत समेत बड़े नेताओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण में एक बार फिर से अचानक इजाफा देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली में AQI 425 दर्ज किया गया। उत्तर पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भारत के अधिकतर इलाकों में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। यानी अगले 7 दिनों के दौरान भारत के इन इलाकों में शीतलहर की स्थिति नहीं बनी रहेगी। बूंदी के बसोली थाना क्षेत्र के काला कुआ गांव के पास आदिवासी नाबालिग से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया। आरोपी ने नाबालिग के साथ रेप कर उसके सिर को पत्थर से कुचलकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ राजनगर समेत अन्य थाना क्षेत्र में चोरी और नकबजनी के 3 मुकदमे दर्ज हैं। टोंक में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन के मामले में 21 महीने से फरार आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने एक वारंटी को भी गिरफ्तार किया। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में एक मेडिकल की दुकान में आग लग गई। दुकान के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। झालावाड़ जिले के मिश्रौली थाना क्षेत्र में एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 9 यात्री घायल हो गए, वहीं कुछ अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं। कोटा के नयापुरा इलाके में चंबल की छोटी पुलिया पर एक युवक की चंबल नदी में गिरने से मौत हो गई। मृतक महावीर नई बस्ती सोगरिया रेलवे स्टेशन का रहने वाला था, जो मजदूरी का कार्य करता था। कोटा में रेलवे थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पारिवारिक कलह के चलते गले में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। टोंक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन के मामले में 21 महीने से फरार आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बाड़मेर की गिड़ा थाना क्षेत्र में आरटीआई एक्टिविस्ट अमराराम पर जानलेवा हमले के मामले में बाड़मेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले सरपंच के बेटे सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात एक ऐसी पहल की जिसकी मदद से हर साल हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। हम बात कर रहे हैं ब्रेन इंजरी के शिकार मरीजों की। सही वक्त पर सही इलाज मुहैया करवाने के लिए न्यूरोट्रोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन की, जो ब्रेन इंजरी की सही वक्त पर इलाज के लिए जारी की गई है। देखिए खास रिपोर्ट। जो हमारा दिमाग है, जो मस्तिष्क है, ये बहुत ही सेंसिटिव है। जरा सी भी सी ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसकी जो कोशिकाएं हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। ब्रेन इंजरी से बचाने वाली गाइडलाइन, तो इस गाइडलाइन से उसका भी जिक्र है कि मस्तिष्क की चोट के मरीजों का कैसे ध्यान रखा जाए, तो उससे डेफिनेटली मरीजों को बहुत सुविधा होगी। सड़क पर दुर्घटना हो या कोई हादसा, हमारे देश में ब्रेन इंजरी के कारण हर साल हजारों लोगों की मौत होती है, तो कई लोगों को इसका जख्म जीवन भर झेलना पड़ता है। कारण है ब्रेन इंजरी होने पर मरीजों को तत्काल इलाज न मिल पाना। ब्रेन इंजरी देश में होने वाली असमय मौतों का 6ठा बड़ा कारण है।
जिला या पीएचसी, सीएचसी स्तर पर ब्रेन इंजरी का इलाज भी नहीं मिल पाता। इसे लेकर न्यूरो ट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन तैयार की है, जिसकी मदद से कम संसाधन में भी मरीज को सहायता मिल सकती है। तो सबसे पहले व्यक्ति को प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में लाया जाता है, और चूंकि हर जगह न्यूरोसर्जन या न्यूरोसर्जरी की फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे मौजूद डॉक्टर्स के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो इस बारे में, इसको ट्रीट करने के बारे में ट्रेनिंग लिया हुआ हो और जानता हो उसको, जिससे कि वो इस गोल्डन आवर्स में, जैसा कि मैंने अपने बात की, तो उस वक्त वो मरीज को ट्रीटमेंट दे सके। इस गाइडलाइन को देश के 4 बड़े न्यूरोसर्जन्स ने तैयार किया, जिसमें एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर वीडी सिन्हा भी शामिल हैं। गाइडलाइन में 4 मुद्दों पर फोकस किया गया है। इसमें जागरूकता, प्री हॉस्पिटल केयर, अस्पताल में इलाज और रिहेबिलिटेशन शामिल हैं। ज़्यादातर जो पेशेंट हैं हमारे, जो सिर की चोट के होते हैं, वो 20 से 40 साल की उम्र के होते हैं, जो कि उस घर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ब्रेड एंड बटर होते हैं वो, क्योंकि वो ही कमा के लाते हैं और घर को चलाते हैं। जब हेड इंजरी होती है तो किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी होती है, कोई भाग अपंग हो जाता है, तो मरीज को वापस काम पे कैसे पहुंचाया जाए, सोशल एंट्री कैसी की जाए उस मरीज की, इसके लिए रिहेबिलिटेशन पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक आंकड़े के अनुसार महज 24% मरीज ही गोल्डन आवर्स में अस्पताल पहुंच पाते हैं, जबकि 20% मरीज तो 24 घंटों में भी अस्पताल नहीं पहुंच पाते। न्यूरोसर्जन्स की देश में किल्लत भी इलाज मिलने में अड़चन पैदा करती है। आपको बता दें कि देश भर में महज 4000 न्यूरोसर्जन्स मौजूद हैं। राजस्थान में महज 200 न्यूरोसर्जन्स कार्यरत हैं। ब्रेन इंजरी के शिकार ज्यादातर 20 से 40 साल की उम्र के लोग होते हैं। इस उम्र के लोगों के घायल या फिर मौत होने का असर पूरे परिवार पर पड़ता है, इसीलिए इस इलाज में रिहेबिलिटेशन को खास माना जाता है। न्यूरो रिहेबिलिटेशन सर्जरी या हेड इंजरी की बात की जाती है, और इसमें कई तरीके की थेरेपीज इन्वॉल्व हैं, जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी, नर्व थेरेपी और इमोशनल थेरेपी विद म्यूजिक थेरेपी। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि पेशेंट को जो इंजरी हुई है या उसका ऑपरेशन हुआ है, उसकी रिकवरी फास्ट हो। हमारे देश में महज 24% मरीज ही गोल्डन आवर्स में अस्पताल पहुंच पाते हैं, जबकि संसाधनों की कमी से भी कई जाने जाते हैं। अब न्यूरो ट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहल देश के मौजूदा हालात में भी मरीजों तक बेहतर सुविधा पहुंचाने की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और अब बात ऐसे बच्चों की जो मंदिर में बैठ कर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये उनका शौक नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि बारिश के बाद इनका स्कूल खंडहर में तब्दील हो जाता है। पढ़ाई करनी है तो पास का मंदिर बनता है सारा। बात हो रही है भरतपुर के एक ऐसे स्कूल की। इस जिले से राजस्थान के मौजूदा सरकार के 4 मंत्री आते हैं, लेकिन बच्चों की समस्या सुनने का वक्त किसी के पास नहीं है। जो बच्चे अध्ययन करने के लिए आते हैं उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, इसलिए जो विद्यालय में बच्चे आते हैं उनको पास में ही स्थित मंदिर में बैठ कर के पढ़ाई करनी पड़ती है। क्योंकि विद्यालय की बात की जाए तो विद्यालय पूरी तरह से जलमग्न है। ये है भरतपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 7 में बने राजकीय प्राथमिक विद्यालय अनाह का नजारा। एक ऐसा विद्यालय जहाँ के बच्चों को मंदिर में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है, शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में। हमारे विद्यालय में पानी भरा है, हम स्कूल में बैठने की जगह नहीं है, हम मंदिर में पढ़ते हैं। मंदिर में पढ़ते हैं, 40-50 बच्चे हैं। इस स्कूल का कभी पानी भर जाता है, कभी बंद हो जाता है। तो कभी जैसे स्कूल में यहाँ तक पानी भर जाता है, बाहर तक कभी सूख जाता है, और बरसातों में इसकी कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। जी हाँ, नौनिहालों की समस्या आपने सुनी। बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए विद्यालय आते हैं, लेकिन उन्हें भविष्य बनाने के बजाय समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि ये घटना 1 साल की नहीं है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।